इरिडीमेबल डिबेंचर्स और कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो बेसिकली इसके पहले वाले चैप्टर में अपन ने देखा था कि क्या सोर्सेस हो सकते हैं, तो उसका क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो कॉम्बिनेशन होने के लिए पता होना चाहिए कि क्या कॉस्ट है, तो वो कॉस्ट क्या है वो इस चैप्टर में अपन ने सीखा। नाउ कॉस्ट क्या है, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। तो उसमें दो पार्ट है, रिडीमेबल, इरिडीमेबल। अगर इरिडीमेबल बोलता हूं तो इंटरेस्ट, तो अपन ने कॉस्ट का फॉर्मूला सीखा था, इनकम बाय वैल्यू। इनकम बाय अगर वैल्यू बोलता हूं तो इंटरेस्ट बाय कॉस्ट, इंटरेस्ट बाय नेट प्रोसीड्स। बट एक चीज पता है कि जितना इंटरेस्ट बढ़ेगा उतना इनकम कम, उतना टैक्स कम। इसकी वजह से अपन ने क्या किया, इंटरेस्ट इनटू द ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स। बट अगर रिडीमेबल डिबेंचर्स है तो फॉर्मूला बिकम्स इंटरेस्ट इनटू ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स रेट प्लस आरबी माइनस एनपी बाय एन होल डिवाइड बाय आरबी प्लस एनपी बाय 2। इसके अंदर एक छोटा सा चेंज आता है क्योंकि आरबी माइनस एनपी ये इशू प्राइस एंड रिडीमेबल प्राइस के अंदर का डिफरेंस है, जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और एज पर इनकम टैक्स एक्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर टैक्स डिडक्टिबल नहीं है। बट अगर एक क्वेश्चन में बोलते हैं कि इट इज अमोर्टाइजेशन इज पॉसिबल या फिर टैक्स डिडक्टिबल स्टेट अगर बोला है, तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है, इंटरेस्ट इनटू द ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स रेट प्लस आरबी माइनस एनपी बाय एन इनटू 1 माइनस टैक्स रेट होल डिवाइडेड बाय आरबी प्लस एनपी बाय 2। फिर अपन निकालते हैं केपी। केपी के अंदर भी दो पार्ट है, रिडीमेबल, इरिडीमेबल। इरिडीमेबल रहा तो सेम एज डिबेंचर, प्रेफरेंस डिविडेंड बाय नेट प्रोसीड्स। एंड रिडीमेबल रहा तो प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस आरबी माइनस एनपी बाय एन होल डिवाइड बाय आरबी प्लस एनपी बाय 2। ओके, फिर उसके बाद अपन आए थे कॉस्ट ऑफ टर्म लोन। कॉस्ट ऑफ टर्म लोन आता है इंटरेस्ट रेट इनटू द ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स रेट, केडी। फिर आता है केई। केई के है 6 फॉर्मूलेस, डिविडेंड, डिस्काउंट मॉडल, इक्विटी अर्निंग्स अप्रोच, रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच एंड सीएपीएम मॉडल। अगर डिस्काउंट मॉडल, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल जाते हैं उसके अंदर आता है कांस्टेंट या ग्रोइंग। कांस्टेंट रहा तो डी बाई पी जीरो, अगर ग्रोइंग रहा तो डी वन बाई पी जीरो प्लस जी। तो डी वन कैसे निकाला जाता है, डी वन इज इक्वल टू डी जीरो इंटू द ब्रैकेट 1 प्लस जी। सेम विद द अर्निंग्स, ई बाय पी जीरो या फिर ई वन बाय पी जीरो प्लस जी। इसके बाद अपन आए थे रियलाइज यील्ड अप्रोच। रियलाइज अप्रोच डी प्लस पी वन माइनस पी जीरो बाय पी जीरो। इसमें दोनों भी आता है, डिविडेंड में कितनी इनकम मिली या प्राइस में कितना गेन हुआ, दोनों का। सीएपीएम मॉडल बोलता है आर एफ प्लस बीटा इंटू द ब्रैकेट आर एम माइनस आर एफ। इसमें आर एफ होता है रिस्क फ्री रिटर्न, कि बिना रिस्क लिए कितना कमा सकते हैं, प्लस बीटा रिप्रेजेंट करके तुम्हारे बिजनेस का क्या रिस्क है, आर एम माइनस आर एफ रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट का रिस्क की वजह से कितना मिलता है। तो मार्केट से रिस्क तुम्हारा डबल रिस्क है, तो बीटा से मल्टीप्लाई करो, डबल करो और आर एफ में ऐड करो, तुमको के ही मिल जाएगा। तो के ही निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर को पता नहीं कि एग्जैक्टली क्या चाहिए, तो अलग अलग अप्रोच से अलग अलग के ही आएंगे। फिर उसके बाद अपन ने देखा के आर। के आर विल बी सेम एज के, क्योंकि अल्टीमेटली रिटेन अर्निंग्स इक्विटी शेयर होल्डर को ही बिलोंग करते हैं, तो के आर शुड बी सेम। बट के आर चेंज हो जाएगा शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू। शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि शेयर होल्डर को जब डिविडेंड आएगा उसमें इनकम टैक्स कटेगा, इवन ब्रोकरेज वगैरह कुछ रहते हैं वो कट सकता है। तो के आर विल बी के इंटू द ब्रैकेट 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस टैक्स, ये करके के आर आ जाएगी। फिर उसके बाद अपन ने देखा इक्विटी शेयर होल्डर का अगर एक्सटर्नल इक्विटी रहा तो क्या, एक्सटर्नल इक्विटी रहा तो फॉर्मूला विल बिकम D1 बाय P0 इंटू 1 माइनस एफ होल प्लस जी। तो 1 माइनस एफ इज फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब इश्यू एक्सपेंडिचर्स। तो ये एक कॉस्ट। तो कोई भी क्वेश्चन आया तो सबसे पहले कॉस्ट निकालो, फिर केपी, केई, केडी, केटी, केओ जो भी है वो सब कॉस्ट निकालो। कॉस्ट निकालने के बाद तुमको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना पड़ेगा। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए तुम्हारे पास दो ऑप्शंस है, एक तो बुक वैल्यू एज अ वेट्स या फिर मार्केट वैल्यू एज अ वेट्स। बुक वैल्यू एज अ वेट्स बोला है तो जो भी बुक की प्राइस है सेम ले लो, कॉस्ट से मल्टीप्लाई करो, जैसा डिस्क्रीट सीरीज अरिथमेटिकल मीन में कर रहे थे। यहाँ पे कॉस्ट इज एक्स, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस वैल्यू इज एफ, तो एक्स इंटू एफ एक्स कॉलम आ जाएगा, समेशन ऑफ एफ एक्स बाय समेशन ऑफ एफ, ऐसा ही करना है। तो बेसिकली तुम क्या करेंगे, कॉस्ट इंटू बुक वैल्यू, इसका मल्टीप्लीकेशन, फिर मल्टीप्लीकेशन कॉलम
डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू, इसको डिवाइड करो, तुमको WACC मिल जाएगा। WACC आता है 12%। इसका मतलब ओफो ऐसा होता है कि जो भी कंपनी में सोर्सेस है हर एक का रेट अलग अलग है, वो मुझे नहीं चाहिए। एक गंपा गुप्ता रेट इस 12, इस 12 में केपी केडी के सब आ गया। अगर कंपनी में 100 रुपए है तो 12 रुपए कमाने पड़ेंगे। अगर 12 रुपए कंपनी कमाएगी तो ही केपी केडी केई केपी के आर सब सेटिस्फाइड रहेंगे। अगर इससे कम कमाएंगे तो अल्टीमेटली इक्विटी शेयर होल्डर को कम मिलेगा और इक्विटी शेयर होल्डर्स अनसेटिस्फाइड रहेंगे और मार्केट वैल्यू गिर जाएगा। तो बेसिकली ये के ओ जो है उतना तो कंपनी को कमाना पड़ेगा। इससे ज्यादा अगर कंपनी कमाएगी तो इक्विटी शेयर होल्डर को ज्यादा मिलेगा, मार्केट शेयर प्राइस और बढ़ जाएगी। तो ये इसका बेसिकली चैप्टर का क्रक्स था। अभी इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस में क्या क्या चेंजेस है कि जब केई केडी केपी निकालना है तो नेट प्राइस क्या लेना, नेट प्रोसीड्स क्या लेना। जनरली नेट प्रोसीड तुम्हारा जो करंट मार्केट प्राइस है, जो करंट मार्केट प्राइस वो होता है नेट प्रोसीड्स, क्योंकि आज के तारीख में अगर बेचे तो वो प्राइस मिल सकती है, तो वो होता है नेट प्रोसीड्स। एंड आरवी क्या होता है, आरवी तुम्हारा रिडीमेबल वैल्यू, जब भी वो शेयर डिबेंचर रिडीम होगा तब कितने पे जाने वाला है वो होगा आरवी। एनपी इज करंट इशू प्राइस। अभी बहुत सारे क्वेश्चन में तुमको आज के तारीख का मार्केट प्राइस भी देंगे, आज के तारीख का इशू प्राइस भी देंगे और आज के तारीख का फ्लोटेशन कॉस्ट भी देंगे। तो क्या करना चाहिए, तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन हिंट दे रहा है तुमको कि आज की तारीख में जो तुम्हारी कंपनी है उसी कंपनी के अगर किसी को खड़ा करना है तो उसको कितना खर्चा जाएगा। इसका एक मैंने रेफरेंस भी दिया था स्कैम्स ऑफ 1992 में कि वो बोलता है एसीसी सीमेंट्स को कि भाई कितना वैल्यूएशन क्यों, क्योंकि भाई आपके तारीख का जैसा अगर बिजनेस करना है तो उसको कितना वैल्यूएशन देना पड़ेगा। तो जो इशू प्राइस है माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट करना, सर ऑलरेडी इशूड है फिर भी क्यों, क्योंकि दूसरे के एंगल से चल रहा है, दूसरे के एंगल से क्या कॉस्टिंग आती है उस हिसाब से कॉस्ट निकाला जाए। मार्केट वैल्यू एज ए वेट्स लेते हैं तो उसमें छोटा सा चेंज करना है कि जब भी KR कैलकुलेट कर रहे हो तो रिटेन अर्निंग का वैल्यू 0 लेना है। बट अगर KE एंड KR अलग रहे कॉस्ट में इन केस, तो KE वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालो एंड वैल्यू एज ए वेट्स के रेशियो में बांट दो। इसका एक क्वेश्चन तुमको मॉडल में मिल जाएगा। तो ये एक एक्सेप्शन है। बाकी केस में तो क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर इन करंट मार्केट प्राइस से करना है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स मिल जाएगी। इस तरीके से WACC तुमको मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस में एक नया कॉन्सेप्ट है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। व्हाट इज मार्जिनल, क्योंकि नया शेयर अगर इशू करते हैं, नए कैपिटल इशू करते हो तो क्या कॉस्ट रहेगा। तो तुमको जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो मेंटेन करना रहता है और कैपिटल स्ट्रक्चर क्वेश्चन में बोला रहता है 30-70 रेशियो है इक्विटी का, 60-40, 50-50 क्या है। तो इसी रेशियो में तुमको नए कैपिटल को बनाना है। डेट का तो क्वेश्चन में बोला रहता है। इक्विटी के केस में पहला जो भी पार्ट है वो रिटर्न अर्निंग रहेगा, बैलेंस के लिए इक्विटी शेयर्स इशू होंगे। तो रिवाइज्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, रिवाइज्ड KR, रिवाइज्ड KT, रिवाइज्ड KT सब निकालना पड़ेगा। रिवाइज्ड WACC निकालो, उसको मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऐसा बोला जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए जिसमें 5 करोड़ 10 करोड़ रेस करने हैं, इक्विटी, रिटर्न अर्निंग, KT1, KT2 कितना, तो उस हिसाब से तुमको नया निकालना पड़ेगा। तो इससे एक अपने को समझ में आता है कि मेरा बिजनेस में कितने कैपिटल है, क्या कॉस्ट है और उसका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है। अगर क्वेश्चन में तुमको YTM मेथड बोला है, यील्ड टू मैच्योरिटी, यील्ड टू मैच्योरिटी मतलब तुमको IRR मेथड से सॉल्व करना है। IRR मेथड तुमको इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक रेट से एक्सपेक्टेशंस रखने हैं, उससे अगर पॉजिटिव आए तो रेट बढ़ाओ, उससे देखो, फिर दोनों रेट के अंदर का एक रेट आ जाएगा, इससे तुमको कॉस्ट मिल जाएगी। फिर एक मॉडल के मैंने स्पेशल क्वेश्चंस लिए थे, उसके अंदर अगर तुमको रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच से निकालने को बोला है, रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच अगर कांस्टेंट रेट से है, कांस्टेंट रेट से तुमको अगर मिल रहा है फिर तो तुम सीधा सीधा डिस्काउंटिंग करेंगे और उस रेट से और उससे निकाल लेंगे। अगर रेट्स अगर चेंज हो रहे हैं और रियलाइज्ड यील्ड से बोला है तो तुमको एक फॉर्मूला यूज करना है। तो वो फॉर्मूला है D1 प्लस P1 डिवाइडेड बाय P0। इससे तुमको आ जाएगा, सपोज 1 रुपए का डिविडेंड मिला, 110 रुपए शेयर प्राइस था और पहले था 100, तो 1 रुपए प्लस 110 बाय 100, तो 111 बाय 100 आ जाएगा 1.11। 1.11 का मतलब होता है कि 1 रुपए के 1 ईयर के बाद 1.11 हुआ। जितने साल है उतने साल के तुमको कॉस्टिंग निकालनी है। और अपन एक फाउंडेशन में पढ़ा था कि ये जो रिटर्न है वो डेटा होता है परसेंटेज में। परसेंटेज का अगर मीन निकालना है तो ज्योमेट्रिक मीन इज अ प्रॉपर अप्रोप्रिएट मेथड। तो जितने साल है
उतने साल की रिटर्न्स को मल्टीप्लाई करो और उनका ज्योमेट्रिक मीन निकालो। तो ये अपन ने सीखा था, ये मॉड्यूल के स्पेशल क्वेश्चन है, इनको तुमको ध्यान देना है। ठीक है, दैट्स इट अबाउट दिस चैप्टर।